अच्छा जी, यार देखो, सबसे पहला स्टैंडर्ड जो हम अपना शुरू करने जा रहे हैं ना, वो है IAS 21। ठीक है, IAS 21। अब ये IAS क्या बुलाए, IFRS क्या होता है, IFRIC क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रीड कैसे करते हैं, ये सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में सारा बता दिया था। अब डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं अपना IAS 21। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले तो हम इसका पर्पस देखेंगे। जब भी कोई नया स्टैंडर्ड पढ़ो ना, उसका पर्पस देख लिया करो सबसे पहले। जब तक उसका पर्पस ही ना पता चलेगा, तब तक उसकी सही अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। तो IAS 21 बनाने का प्राइमरी रीज़न ये है कि भाई हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करें। अब इसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो पाक रुपी में। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने यूएसए से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है डॉलर्स में। ठीक है, अब जो यूएसए का सप्लायर है, ठीक है, वो तो भाई आपसे डॉलर्स में पैसे लेगा। ठीक है ना, उसको तो कोई कंसर्न नहीं है आपके पाक रुपीज से। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड बताएगा कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को किस एक्सचेंज रेट में हमने ट्रांसलेट करना है, उसको पाक रुपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी जो भी जितने भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है ना, उसको पाकिस्तान किस एक्सचेंज रेट में पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट करना होता है। एक तो ये बताता है स्टैंडर्ड। दूसरा क्या बताता है, सॉरी, देखो, जब भी जब भी कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होती है ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली या तो गेन आता है या तो लॉस आता है। किस तरह आता है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ। 1 जन 2024। ठीक है, आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल $100 के रॉ मटेरियल बाय कर लिया, परचेज कर लिया यूएसए से। उस टाइम जो एक्सचेंज रेट था ना इसका, $1 था फॉर एग्जांपल 110 पाक रुपी का। ठीक है, अब इसको आप पेमेंट कर रहे हो फॉर एग्जांपल 1 मार्च को। ठीक है, अब 1 मार्च को दिन तो आपने $100 दिए हैं, लेकिन उस वक्त इसका रेट जो हो गया भाई जी, वो हो गया फॉर एग्जांपल 130 हो गया। ठीक है, तो जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त तो आपने भाई जी 110 पाक रुपी देना था $1 का। ठीक है, टोटल फॉर एग्जांपल आपने उसको देना था इतना। ठीक है, लेकिन अब आपने कितना देना है यहाँ पर आपने देना है इतना। तो देखा जाए तो ये आपका लॉस है एक तरह का। ठीक है ना, 2000 का। तो दूसरा इसका पर्पस ये है कि फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड। तो पहली चीज आ गई कन्वर्जन, किस एक्सचेंज रेट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। दूसरा सेटलमेंट के टाइम, पेमेंट के टाइम जो भी एक्सचेंज गेन लॉस रहेगा उसको कैसे बुक करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले ना अ, इसमें हम दोबारा आएंगे। ठीक है, इन दोनों में हम दोबारा आएंगे, जस्ट आपको शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन दी है। अच्छा जी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। यार इस स्टैंडर्ड में ना कोई डेफिनेशंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक उन डेफिनेशंस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ना होगी, आपको ये स्टैंडर्ड नहीं समझ आने वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा स्टैंडर्ड इसी में बेस कर रहा होता है। तो यार देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशन करेंसी से। ठीक है,
सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है? देखो, जिस करेंसी में आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, उस करेंसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। फॉर एग्जांपल, मैं जो हूं ना वो जेडब्ल्यू के अकाउंट्स बना रहा हूँ, ठीक है, पाक रुपी में, पाकिस्तान रुपी में मैं जेडब्ल्यू के अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी? सिंपल पाक रुपी। जिस करेंसी में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। फंक्शनल करेंसी क्या होती है? बेसिकली जिस मुल्क में बैठ के, जिस कंट्री में बैठ के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, उस कंट्री की लोकल करेंसी क्या है वहां पर, ठीक है। तो इसको आप सिंपल इस तरह याद कर लो कि ये होती है लोकल करेंसी, ठीक है। मतलब जिस मुल्क में बैठ के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना, तो भाई उस मुल्क में कौन सी करेंसी यूज हो रही है। आप तो अपने बुक्स को पाक रुपये में बना रहे हो पाकिस्तान में बैठ के, लेकिन पाकिस्तान में करेंसी कौन सी यूज हो रही है, ठीक है। इसको कहते हैं फंक्शनल करेंसी, लोकल करेंसी। थर्ड नंबर में आता है आपका फॉरेन करेंसी। ये क्या है जी? अदर देन आपके फंक्शनल करेंसी। मतलब फंक्शनल करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी है वो सारी आपकी फॉरेन करेंसी है, ठीक है। अब देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देने लगा हूँ, उसमें ये तीनों चीजें कवर हो रही होंगी, ठीक है जी। मैं जो हूँ ना वो, एक सेकेंड, पाकिस्तान में बैठ के ना मैं जेडब्ल्यू के अकाउंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। डॉलर्स में, मैं डॉलर्स में बना रहा हूँ जेडब्ल्यू के अकाउंट्स, ठीक हो गया। देखो, अब इसमें मेरी जो प्रेजेंटेशन करेंसी है वो क्या होगी? डॉलर्स, क्योंकि मैं अपनी करेंसी को, सॉरी, अपने अकाउंट्स को डॉलर्स में प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी हो जाएगी डॉलर, ठीक है। अब मेरी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? भाई पाकिस्तान में कौन सी करेंसी यूज हो रही है? वो है आपका पाक रुपी, ठीक है। फंक्शनल करेंसी हो जाएगी आपकी पाक रुपी। फॉरेन करेंसी क्या होगी आपकी? अदर देन पाक रुपी, जितनी भी आपकी करेंसी है ना पाक रुपी के अलावा, फॉर एग्जांपल डॉलर्स, ठीक है, यूरोस, पाउंड्स, एंड सो ऑन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है? जिस करेंसी में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हो। फंक्शनल करेंसी क्या होती है? उस सराउंडिंग एरिया की, उस मुल्क की, उस कंट्री की लोकल करेंसी क्या है, जिस तरह आप बैठ के अकाउंट्स बना रहे हो। फॉरेन करेंसी क्या है? अदर देन फंक्शनल करेंसी, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं मॉनेटरी आइटम्स हैं और नॉन मॉनेटरी आइटम्स में क्या डिफरेंस। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं भाई, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। यार देखो, ये सिंपल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें कुछ एसेट्स हैं और आपकी कुछ लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आईएफआरएस की को फॉलो करते हुए अकाउंट्स नहीं बना रहा, अभी जस्ट मैं इन दो को समझाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो अभी मैं इक्विटी, कैपिटल, ये सारी चीजें नहीं डाल रहा, सिंपल मैं एसेट्स डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आप ट्रेड ले लो, उसके अलावा आप ले लो इन्वेंट्रीज डाल लो, ठीक है। उसके अलावा आप डाल लो भाई जी रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। कोई डेटर से आप लोग को कोई कैश रिसीव होना है वो डाल दो। इसी तरह लाइबिलिटीज में भी कुछ डाल दो आप, लीज लाइबिलिटी डाल दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। कुछ क्रेडिटर्स डाल दो, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट करनी है। उसके अलावा इंटेंजिबल्स डाल दो, ठीक हो गया।
प्रोविजंस आपकी जो कि फॉर एग्जांपल कैश में सेटल होनी है, ठीक हो गया, एंड सो ऑन। अच्छा अब देखो, देखो अब मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मॉनेटरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं आपकी बुक्स में, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिनको हम एसेट या लाइबिलिटी सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं जिसका डायरेक्ट कैश के साथ इम्पैक्ट है। या तो कैश डायरेक्ट रिसीव होना है या तो डायरेक्ट हमने कैश पे करना है, उनको कहते हैं मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है, जिसका डायरेक्ट लिंक होता है कैश के साथ, जिसको हम बेसिकली एसेट या लाइबिलिटी क्या ही इसलिए भी होते हैं कि इससे या तो हमने कैश लेना है एसेट्स, या तो हमने उसको कैश देना है लाइबिलिटीज। ठीक हो गया। नॉन मॉनेटरी आइटम्स वो होते हैं जो हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमें डायरेक्ट कैश नहीं आ रहा होता। बेसिकली उसको हमने सिर्फ इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किया होता कि इससे हमें कैश आना है, वो होते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अब एग्जांपल लेते हैं, अब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, ये आपका मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी आइटम है? ये आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है। क्यों? क्योंकि देखो, अब जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने रखा हुआ है वो आपने बेसिकली इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि इससे आपने बिजनेस चलाना है, उससे आपने डायरेक्ट कैश नहीं लेना। सेम इन्वेंट्री, अब जो इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है वो आपकी प्रोडक्शन में यूज होनी है, उसको आपने डायरेक्ट बेचना नहीं है। आज मेन उससे आपको प्रोडक्शन करनी है। अब रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स है, अब ये आपका मॉनेटरी आइटम है। क्यों? क्योंकि इससे आपने कैश लेना है, इसको आपने एसिड बनाया ही इसीलिए हुआ है क्योंकि इससे आपने कैश लेना है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि भाई कैश तो हमें पीपीई से भी आ सकता है, अगर आज हम पीपीई को एसिड को बेच देते हैं तो कैश तो हमें मिल जाएगा इसलिए। लेकिन इसका आंसर ये है कि पीपीई को आपने क्या एसिड इसीलिए रखा हुआ है कि इसको बेचना है? नहीं, हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसको अपने बिजनेस में यूज करना है, इसीलिए हम इसको एसिड कह रहे हैं। लेकिन रिसीवेबल्स को हम लोग एसिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे हमने डायरेक्ट कैश लेना है, तो ये आपका मॉनेटरी आइटम्स हो जाएगा। इसी तरह इंटेंजिबल एसिड्स भी, ये भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। सेम कॉन्सेप्ट लाइबिलिटीज में, जो लीज लाइबिलिटी है, अब लीज लाइबिलिटी में क्या होता है, आपने लीज रेंटल्स पे करने हैं लेसर को, तो ये आपका मॉनेटरी है। सेम कॉन्सेप्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भी आप इसीलिए बुक में शो कर रहे हो क्योंकि उसको आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, तो ये भी मॉनेटरी आइटम्स है। और जो प्रोविजंस आप कैश में सेटल कर रहे हो वो भी मॉनेटरी आइटम्स है क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक कैश से हो रहा है। आई होप ये समझ आ गया होगा, ये थोड़ा टेक्निकल था, खैर इतना टेक्निकल तो नहीं था। खैर कोई भी क्वेश्चन वगैरह होना मुझे कमेंट में पूछ लेना। एक बार दोबारा शॉर्ट से एक्सप्लेन कर लेते हैं। मॉनेटरी आइटम्स वो होते हैं कि जिसको हम एसेट क्या ही इसीलिए रहे होते हैं कि इससे हमें डायरेक्ट कैश या तो रिसीव होना है या तो कैश हमें पे करना है। ठीक हो गया। नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, इवन तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स से भी कैश हमें मिल सकता है, जैसे अगर हम पीपीई को बेचते हैं, लेकिन क्या हमने पीपीई इसलिए रखा हुआ है कि इससे हमें कैश लेना है? नहीं, हमने इसको इकोनॉमिक, हमने इसको अपने बिजनेस में यूज करना है, तो इसलिए ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। तो ये था मॉनेटरी आइटम्स का कॉन्सेप्ट और ये था नॉन मॉनेटरी आइटम्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड शुरू हुआ था करेंसी से, कि हम लोग बाहर के मुल्क से कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका लिंक ये इन चीजों में कैसे आ गया? बेसिकली इसका लिंक कैसे है कि इसकी आईएस की इसकी ट्रीटमेंट अलग है और इसकी IS 21 की ट्रीटमेंट अलग है। तो वो तो जब मैं ट्रीटमेंट दूंगा फिर हम समझ लेंगे। अभी बस इस डेफिनेशन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करें और जो समझ नहीं आ रहा वो कमेंट करें।